कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3। बच्चों, पाठ 3 में हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कुछ अभ्यास कार्य किए थे, जिसमें हमने पहले तो पढ़ा था भाषा से समझो, बोलो और बोलकर पढ़ो। तो पहले हम उससे दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे का कार्य करेंगे। तो बच्चों, पहले हमने किया था समझो, बोलकर पढ़ो। तो हम वो कर लेते हैं, यह है भाषा से। जैसा कि बच्चों हर पाठ के अंत में हम पढ़ते हैं भाषा से, और भाषा से में हम हर बार पढ़ते हैं 2 शब्दों को मिलाकर, आधा शब्द और पूरा शब्द। यहाँ पे भी आजकल हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ड और ड। तो हमारे पास जो पहला शब्द है उसमें आधा ड, यहाँ हलंत लगा करके हम बनाते हैं आधा। इस हलंत वाले ड को हम या तो हलंत लगा करके ड लिखें, इसका इस निशान का मतलब है आधा। जिस शब्द के नीचे यह निशान रहता है इसका मतलब होता है आधा, ड और ड। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा ड और पूरा ड। तो ये हो गया आधा ड और पूरा ड। उसके बाद बच्चों हम इसे शब्द बनाएंगे, जैसे कि टिड्डा। पहला शब्द हमारा है टिड्डा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, लिखेंगे टिड्डा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टिड्डा, टिड्डा। ये 2 तरीका है जो हम आधा ड और पूरा ड लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आधा ड पूरा ड इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा ड पूरा ड इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे टिड्डा, टिड्डा, इन दोनों को जैसा कि हम जानते हैं जब आधा शब्द और पूरा शब्द हम पढ़ते हैं तो आधे और पूरे को मिला करके पढ़ते हैं। यहाँ हो गया टिड्डा, ये क्या हो गया टिड्डा, यहाँ हो गया टिड्डा। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। फिर अगला शब्द हमारा यहाँ पे दिया हुआ है गुड्डा। ग पे छोटा की मात्रा ड और डा, गुड्डा। तो ये है गुड्डा, ठीक है। अब गुड्डा को हम और कैसे लिख सकते हैं? गुड्डा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आधा ड पूरा ड, उसके नीचे आधा ड। ये हो गया गुड्डा, ये हो गया गुड्डा, टिड्डा, गुड्डा। फिर लड्डू, ल ड डू, लड्डू। अब इस लड्डू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा ड उसके नीचे। अब जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो दूसरे वाले ड के नीचे बिंदु होगा, लड्डू। ये हो गया लड्डू। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है आधा ड और पूरा ड। अब हमारा अगला शब्द है दो। दूसरे शब्द में हमारे पास है आधा न और पूरा न, आधा न और पूरा न। अब आधा न और पूरा न को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है लिखने का। तो हम आधा न और पूरा न से बनाएंगे नन्हे, नन्हे या नन्ही भी हो सकता है, नन्ही, उन्हें, उन्हें, फिर उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने। फिर या फिर और हम बना सकते हैं बहुत सारे शब्द, इससे हम बना सकते हैं, जैसे आधा न और पूरा न, नन्हे, नन्ही, उन्हें, उन्होंने। तो इस तरह से हम आधा न और पूरा ह से शब्द बना सकते हैं। तो हमने पहले ड और ड पढ़ा, ड, आधा ड और पूरा ड को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आधा न और पूरा न को हम एक ही तरह से लिखेंगे। तो यहाँ हमने 2 तरह के शब्द बनाए। और अगला शब्द है हमारा 3। तीसरे में हमारे पास है आधा ल, तीसरे में हमारे पास है आधा ल और पूरा ल। आधा ल और पूरा ल से हम बनाएंगे बच्चों निठल्ला। निठल्ला मतलब बेकार, निठल्ला मतलब बेकार। तो ये हो गया निठल्ला, आधा ल और पूरा ल। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया बल्ला, बल्ला। ये हो गया
बल्ला। और फिर उसके बाद हमारे पास हो गया छल्ला, छल्ला, छल्ला हो गया। और क्या हो सकता है हमारे पास, बिल्ली भी हो सकती है, ब आधा ल पूरा ल, छल्ला। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, आधा ल और पूरा ल, आधा ल और पूरा ल, आधा ल पूरा ल, आधा ल पूरा ल। इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। फिर चौथे शब्द में हमारे पास है आधा त और पूरा त। ये है आधा त और पूरा त। आधा त से और पूरा त से बनाएंगे पत्ता। फिर उसके बाद हो जाएगा, पत्ता के बाद हो जाएगा छत्ता, छत्ता। फिर है उत्तर, उत्तर। इस तरह से हम आधा त और पूरा त से शब्द बनाएंगे पत्ता, छत्ता, उत्तर। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे है प्य। प्य से बन जाएगा प्यारा, प्यास, प्यास, प्याज, प्याज। तो ये हो गया हमारा आधा प और य। उसके बाद हमारे पास 6th है। 6th में हमारे पास है आधा र और श। र उड़ाया है, आधा श को हम, आधा र को हम इस तरह से ऊपर करके लिखते हैं। तो हम बनाएंगे वर्षा, वर्षा, हर्ष, हर्ष। फिर उसके बाद है वर्ष, वर्षा, वर्षा, हर्ष, वर्षा, हर्ष, वर्ष। ये बन गए हमारे आधा और पूरा शब्द से नए शब्द। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, भाषा में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है सुनो चित्रों के नाम लिखो। तो बच्चों प्रश्न 2 पे हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नाम लिखो, लिखो, चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे पहला चित्र हमारे पास है। पहला चित्र बच्चों आपको बुक में किसका दिखाई दे रहा है? चित्र आप पहचान कर बताइए। पहला चित्र है गिलहरी का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिलहरी के नीचे नाम लिखेंगे गिलहरी, गिलहरी। अब दूसरा चित्र है, दूसरा चित्र है घर का, जिसको हम ठिकाना भी बोल सकते हैं। ठिकाना, घर यानी ठिकाना, रहने की जगह। ठिकाना मतलब रहने की जगह। चौथा चित्र बच्चों हमारे पास है घोंसला। घ पे बिंदी, घोंसला, घोंसला। तो ये है हमारा तीसरा चित्र। तो हम हर चित्र के आगे उसे पहचान कर उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है सुनो और लिखो। भाषा से है। तीसरा प्रश्न हमारा है सुनो और लिखो, और लिखो। सुनो और लिखो। बच्चों सुनो और लिखो में हमारे पास है कुछ शब्द जो किसी न किसी के नाम हैं। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जो किसी न किसी के नाम हैं। और जैसा कि आप जानते हैं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, आप अगर अपने आसपास चीज देखें, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सबके कुछ न कुछ नाम हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसे किसी न किसी नाम से जानते हैं। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती जिसका नाम नहीं होता, और इस नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, और जैसे कि यहाँ पे है जंगल, जंगल, ये है जंगल। फिर है वर्षा, वर्षा। फिर है प्यारी, प्यारी। फिर है ऋतु, ऋतु।
फिर है चिंता, चिंता, फिर है निठल्ला, निठल्ला, फिर है गिलहरी, गिलहरी, फिर है चींटियां, चींटियां, फिर है मन मौजी, मन मौजी, फिर है तैयारी, तैयारी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास शब्द है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों इन शब्दों को हमें जोर जोर से पढ़ना है और लिखना है। तो हम जोर जोर के से पढ़कर पहले सुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे, और फिर इसका श्रुति लेख भी बोला जा सकता है। तो जब भी हमें श्रुति लेख बोलना है तो हम इस शब्द को आपको बोलेंगे, आप लिखेंगे, लेकिन अभ्यास के लिए आप अभी अपने आप इसको जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो जंगल, वर्षा, प्यारी, ऋतु, चिंता, निठल्ला, गिलहरी, चींटियां, मनमौजी, तैयारी। तो बच्चों जैसा कि आप इन शब्दों को देख रहे हो, यह सारे शब्द किसी न किसी के नाम हैं और किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया में हर चीज़ का नाम होता है, हर चीज़ को हम उसके नाम से पहचानते हैं और इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आपने व्याकरण में भी पढ़ा है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी का भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वह जीव जंतु हो या पशु हो, या फिर वह स्थान हो, उसके अलावा भाव हो, इन सब के को हम संज्ञा कहते हैं। तो इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रश्न में बच्चों पहले तो हम इन शब्दों को पढ़ेंगे और याद करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमें इन्हें लिखना है। और उसके बाद बच्चों जैसा कि हम जानते हैं भाषा को हमेशा पढ़ने से और बोलने से ही हमें आता है, इससे आप इसको पढ़ेंगे और बोल बोल करके लिखेंगे। तो यह है हमारा प्रश्न 3, सुनो और लिखो। यह सारे शब्द किसी न किसी के नाम हैं, इसलिए इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ये सब संज्ञा शब्द हैं, यह सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं क्योंकि ये किसी न किसी के नाम हैं। अब बच्चों हमारा अगला प्रश्न है आज का हमारा अभ्यास है प्रश्न 4। तो बच्चों प्रश्न 4 में हमारे पास है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, उल्टे अर्थ वाले शब्द मतलब जिसका अर्थ विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों जिन शब्दों का उल्टा अर्थ हो उन्हें हम उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं, उसके बगल में दूसरे कॉलम में हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उल्टा, उसका अर्थ ठीक उसका उल्टा है। तो उस जो भी शब्द है उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द वाले के साथ हमें इसे मिलान करना है। तो चलिए करें। तो यहाँ पे हमारे पास है उल्टे अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। रेखा खींचकर मिलाओ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला शब्द है आगे, आगे, फिर है भारी, भारी, फिर है बड़ा, बड़ा,
बच्चों पहला शब्द है आगे, दूसरा है भारी, तीसरा है बड़ा, फिर है पास, फिर है उत्तर और फिर है बन, फिर है बन। और हमारे पास दूसरे कॉलम में है ई, ह, ल, का, हल्का, प्रश्न, खुला, फिर है पीछे, फिर है दूर और फिर है छोटा, छोटा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। आगे बच्चों, आगे का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। पहले कॉलम में है आगे, भारी, बड़ा, पास, उत्तर, बन। आगे, भारी, बड़ा, पास, उत्तर, बन। उसके बाद है हल्का, प्रश्न, खुला, पीछे, दूर, छोटा। ठीक, अब हम इसको मिलाएंगे। आगे का उल्टा क्या होगा बच्चों? पीछे। आगे, पीछे। तो हम इसको मिलाएंगे, आगे को पीछे से मिलाएंगे, आगे को हम पीछे से मिलाएंगे। उसके बाद है भारी, भारी का क्या होगा? हल्का। तो भारी, हल्का। भारी का उल्टा हल्का, तो हम इसे भारी को हल्के से मिलाएंगे। बड़ा, बड़ा का क्या होगा? छोटा। तो बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। पास, दूर, पास, दूर। उत्तर, प्रश्न, उत्तर का होगा प्रश्न। बंद, खुला, बंद, खुला। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं जो उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, इनका हमने मिलान किया। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं, वह शब्द जिनके अर्थ उल्टे हैं। तो विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो हमारे पास पहले कॉलम में है आगे, भारी, बड़ा, पास, उत्तर, बन। हल्का, प्रश्न, खुला, पीछे, दूर, छोटा। तो बच्चों अब हम इनको मिलाएंगे। आगे, पीछे, भारी, हल्का, बड़ा, छोटा, पास, दूर, उत्तर, प्रश्न, बंद, खुला। तो बच्चों इस तरह से यह था हमारा प्रश्न, भाषा से प्रश्न 4। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों बातचीत करो। बच्चों हमारे अगले प्रश्न में हमें पशु पक्षी बरसात के मौसम से पहले खाना क्यों जमा करते हैं? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास हमारे जो पशु पक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, वर्षा के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से पशु पक्षी अपने घरों से निकलते नहीं हैं, घोंसले से या फिर जो पशु पक्षी जहाँ रहते हैं वहाँ से निकलते नहीं हैं। पानी भर जाने की वजह से खाने पीने की सामान मिलने में भी दिक्कत होती है, इसलिए यह बारिश के पहले ही अपने घरों को ठीक कर लेते हैं और अपने लिए खाना भी इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चों अगर आपने कभी अपने दादी या दादा से बात किया होगा तो आपने उनसे कभी अपनी दादी दादा से बात करना और पूछना कि जब वो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे तो वह भी अपने घरों की मरम्मत किया करते थे। यह तो पशु पक्षी हैं, लेकिन जब हम लोग पहले कच्चे घरों में रहते थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ईवीएस में कच्चा हाउस पक्का हाउस। एक कच्चा हाउस होता है जिसके रूफ टाइल्स के होते हैं। तो जब बरसात होने वाली होती है तो उससे पहले जिनके घर
टेम्परेरी हाउस होते हैं या फिर जिनके घर पक्के नहीं होते हैं, उन लोगों को अपने घरों की भी मरम्मत करनी पड़ती है। अगर वो अपने घरों की मरम्मत नहीं कराएंगे तो बरसात में वह लीक करने लगता है या चूने लगता है, तो फिर उनके लिए परेशानी हो जाएगी और उस समय फिर बारिश के टाइम में वो छत ऊपर चढ़ करके उसकी मरम्मत भी नहीं कर सकते। तो बच्चों इसी तरह से कोई भी चीज़ बारिश के मौसम में कमज़ोर हो जाती है, उस पर पानी भर जाता है छतों में, तो अगर आपकी छत कमज़ोर है तो वो लीक करने लगेगी। इसीलिए अगर वैसे ही पशु पक्षी भी ऐसे ही घरों में रहते हैं, किसी का कोई बिल में रहता है, कोई पेड़ के ऊपर घोंसला बना करके रहता है, तो कोई पेड़ पर रहता है, तो इस तरह से उन्हें भी अपने घरों की मरम्मत करनी पड़ती है और खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है। अब चींटियाँ हैं, चींटियाँ जब पानी भर जाएगा तो क्या अपने घर से निकल सकती है, अपने बिल में से निकल सकती हैं? नहीं निकल सकती। इसी तरह बच्चों चिड़िया अगर अपने घोंसले से निकल के बाहर जाएगी तो उसको कहीं कहाँ मिलेगा, हर जगह पानी ही पानी भरा होता है। इसलिए और यहाँ तक कि हम लोग भी बहुत आपने सुना होगा कि साग सब्जी हमें जल्दी नहीं मिल पाती बरसात में, ट्रकें नहीं आ रही हैं या कहीं रोड जाम हो गया, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से हमें चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो जब हमें परेशानी हो सकती है तो वो तो जीव जंतु या जानवर हैं, तो उन्हें भी बरसात में परेशानी ना झेलना पड़े, इसलिए वह बरसात शुरू होने से पहले ही अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि बारिश में हर तरफ पानी भर जाता है जिसकी वजह से खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं होता, और अगर हमारे घर ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो फिर वह बरसात में टूट सकते हैं, चूर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो बच्चों इसके अलावा हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में जो घर होते हैं उसमें कीड़ क्या कहते हैं, जंगली जानवर जो जैसे कि सांप वाप या बिच्छू, ये सब भी बहुत आने की संभावना होती है। तो हम इधर उधर भटक नहीं सकते, कहीं पे भी हम रह नहीं सकते, हमें एक अपने लिए कायदे का इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि हम इन जीव जंतुओं से भी या खतरनाक जानवरों से भी बच सकें। तो बच्चों इसलिए हमें बरसात आने से पहले अपनी रहने और खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, या जानवरों को, हमें ही नहीं पशु पक्षियों को भी रहने और खाने का अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है हमारा ख, प्रश्न ख, पहाड़ों पर रहने वाले किस मौसम के आने से पहले रहने खाने और ज़रूरत की अन्य चीज़ें जमा कर लेते हैं, क्यों? तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं पहाड़ों का मतलब है कि हम समतल में रहते हैं, हम प्लेन एरिया में रहते हैं, तो हमारे यहाँ बरसात से हम परेशान हो जाते हैं, हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे होता है, यह जो हमसे ऊंचाई पे वह रहते हैं, तो पहाड़ों में वहाँ पे बर्फबारी भी होती है। तो पहाड़ों में रहने वाले बर्फबारी से पहले अपने घरों में रहने और खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी के समय भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर यातायात के साधन बंद हो जाते हैं, हम भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ पड़ी होती है। तो जो पहाड़ों में रहते हैं वह बर्फबारी से पहले जिन एरियाज में, जिन इलाकों में बर्फबारी होती है, वहाँ पे वह बारिश होने से पहले बर्फबारी होने से पहले अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, कोई ऐसी घटना कक्षा में सुनाओ जब तुमने मुसीबत के समय किसी की मदद की हो। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि मुसीबत के समय हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी को भी किसी भी तरह की मुसीबत में पाते हैं तो उस समय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चींटियों ने टिड्डे की मदद की। चींटियाँ बहुत समझदार थी, बहुत दयालु भी थी, इसलिए उन्होंने समय को, यहाँ तक कि जबकि उन्हें पता था कि टिड्डा ने लापरवाही की, आज जो भी उसकी स्थिति थी वह उसकी लापरवाही की वजह से थी। तो उनका ऐसे समय वो अगर चाहती तो उसकी मदद न भी करती, लेकिन इस समय वह उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह मुसीबत में था। तो पहला इनका काम था, चींटियों का पहला धर्म था कि उन्हें वो टिड्डे की मदद करें, क्योंकि उसके पास ना रहने के लिए था ना खाने के लिए था। तो इस समय बरसात में अगर वह बाहर इधर उधर घूमता तो बारिश से भीग कर बीमार होकर मर सकता था, या भूखे भी रहता कुछ दिन तक तो वह मर सकता था।
तो बच्चों यहाँ पे इन चीटियों की समझदारी की वजह से उन्होंने इसकी मदद की। इसी तरह आपने भी अगर कभी किसी की मदद की हो तो आप अपनी कक्षा में इसको सुना सकते हैं। जो भी मदद, किसी भी तरह की मदद आपने की हो, किसी की भी, अपने दोस्त की या अपरिचित कोई हो उसकी मदद की हो, तो आप अपनी कक्षा में उसकी कहानी सुना सकते हो। उसके बाद बच्चों अब करने की बारी, कक्षा में कहानी का अभिनय करो। तो बच्चों ये पूरी कहानी का अभिनय आप, अभी तो संभव नहीं है कि क्योंकि हम कक्षा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम कक्षा में जाएंगे इस कहानी का अभिनय करने की कोशिश करेंगे। पशु पक्षियों, अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठे करके एल्बम में लगाओ। जैसे कि बच्चों हमने पहले भी एक कॉपी बनाई थी जिसमें एक तरफ लाइन थी और दूसरी तरफ प्लेन, तो हम उस कॉपी में को हमने एल्बम के रूप में बनाया था। तो वहाँ पे हम इन जानवरों के चित्र इकट्ठा करेंगे और चित्र चिपका करके उनके नाम लिखेंगे। एक साइड हम चित्र चिपकाएंगे और दूसरी तरफ हम उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ग। तो हमारा अगला प्रश्न है ग। अब करने की बारी, अब करने की बारी। में प्रश्न ग, बच्चों प्रश्न ग में हमारे पास है, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ चित्र दिए गए हैं। एक हमारे पास दो कॉलम है जिसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पे चित्रों में हमारे पास पहले में हमें जीव जंतुओं या जानवरों के चित्र दिए गए हैं और दूसरे में उनके रहने की जगह दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास किस चीज का चित्र है, सबसे पहले हमारे पास सांप का चित्र है। तो यह सांप कहाँ रहता है, सांप बिल में रहता है। तो हम इसे सांप के चित्र को बिल वाले चित्र से मिलाएंगे। तो हम सबसे पहले चित्र में हमारे पास सांप है, सांप के चित्र को हम बिल से मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। तो मधुमक्खी को हम छत्ते से मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है शेर। शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में रहता है। तो शेर को का हम मिलान गुफा से करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास बंदर का चित्र है। बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। तो हम बंदर को पेड़ से मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास मछली का चित्र है। मछली को हम किससे मिलाएंगे, मछली को हम मछली तालाब में रहती है इसलिए हम तालाब से मिलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं और दोनों कॉलम को हमें चित्रों द्वारा दिखाया गया है। पहले कॉलम में हमारे पास पहला चित्र है सांप का, दूसरे कॉलम में हमारे पास पहला चित्र है, पहले कॉलम में दूसरा चित्र है मधुमक्खी का। मधुमक्खी के बाद है बाघ और उसके बाद है हमारे पास बंदर और उसके बाद है मछली। तो बच्चों हम यहाँ पे सांप को बिल के साथ मिलाएंगे, मधुमक्खी को छत्ते के साथ मिलाएंगे, बाघ को गुफा के साथ मिलाएंगे, बंदर को पेड़ के साथ मिलाएंगे और मछली को हम तालाब के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे तालाब दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। हम इसके बाद इस पाठ में के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से बच्चों हमें क्या सीख मिली, इस पाठ से हमें सीख मिली कि हमें आने वाले समय की तैयारी पहले से कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों आने वाले समय में हमारे साथ क्या परिस्थिति होने वाली है या क्या समस्या आने वाली है हम में से कोई नहीं जानता। इसीलिए हमेशा हमें आने वाले समय की तैयारी कर लेनी चाहिए। और उसके बाद बच्चों इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिली कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। टिड्डा ने आलस किया, टिड्डा ने मनमौजी की, इस वजह से उसे आगे चल करके परेशान होना पड़ा या परेशानी
उठानी पड़े। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय पे अपना काम करना चाहिए और आने वाले समय की हमेशा तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है और आज का वीडियो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।